हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खुशबू आनंद। आई एम ए लॉ ग्रेजुएट और मैं केसीएस जुडिशियल एग्जामिनेशन के इंटरव्यू स्टेज तक भी पहुंची हूं। अब इसी के चलते मैंने कोलैबोरेट किया विंग्स आईएएस जेकेएस के साथ और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं द इंडियन पिनल कोड। अब इंडियन पिनल कोड जो है वो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के भी सिलेबस में आएगा और केसीएस जुडिशियल एग्जाम के भी सिलेबस में आएगा। हमें पता है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट है, तो हम आज से ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं और जिसके लिए ये जो स्टार्टिंग वीडियोस हैं ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगी। इसमें आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ जनरल इंट्रोडक्शन द इंडियन पिनल कोड की। और रही बात इन बैचेस की, जो 4 मंथ्स में कंक्लूड करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि क्लासेस की जो ड्यूरेशन है वो हम बढ़ा देंगे, जो नंबर ऑफ आवर्स है वो हम बढ़ा देंगे। प्लस इसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल होगा और आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज भी होंगी, एमसीक्यू भी एंड मेंस भी। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टेस्ट आपके पास अवेलेबल रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करती हूँ मैं आईपीसी की जनरल इंट्रोडक्शन से, और सेक्शंस पे मैं थोड़ा बाद में जाऊंगी अगले लेक्चर्स में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सी, सबसे पहले बात आ जाती है किसी भी लॉ की अगर हम बात करें तो बात आ जाती है कि ये आया कब, ठीक है। ये लॉ आया कब, उसके लिए ज़रूरी क्या होता है जानना, एनफोर्समेंट डेट। किसी भी लॉ की अगर हम बात करें तो एक दिन वो होता है जिस दिन वो लॉ बन जाता है, पूरा हमारे पास अवेलेबल होता है पूरा, लेकिन एक दिन वो होता है जिस दिन से वो लागू होता है, जिस दिन से वो यूज़ में आता है, जिस दिन से उसके जो प्रोविजंस हैं जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, उसे कहते हैं क्या, एनफोर्समेंट डेट कहते हैं उसे। तो ये नोट डाउन कर लें आप, आईपीसी की यानी कि इंडियन पिनल कोड की एनफोर्समेंट डेट क्या है, 1 जैन 1862। रेड में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ज़रूरी है, प्री में ज़रूर आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एनफोर्समेंट डेट क्या है आईपीसी की, 1 जैन 1862 यानी कि 1947 से काफ़ी पहले, यानी कि अंग्रेज़ों का दिया हुआ है ये, ठीक है। अंग्रेज़ों के टाइम से बना हुआ था। आज जो हमने किए टाइम टू टाइम्स कुछ अमेंडमेंट्स लाई हैं और इसे इंडिया के हिसाब से ढाल लिया है। अभी तो पार्लियामेंट कह रहा है कि नया ड्राफ्ट बिल पेश करेंगे आईपीसी और सीआरपीसी के लिए फिर, और वो भी नया पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही है हमारे पास, ये भी काफ़ी ज़्यादा है। तो पर्पस क्या है उनकी, डीकोलोनाइजिंग दी इंडियन लीगल सिस्टम, ठीक है। तो ये आगे इसकी एनफोर्समेंट डेट। अब लॉ बनाया किसने, आईपीसी बनाया किसने, आईपीसी को बनाने के लिए एक क्या थी, एक ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो प्रिपेयर की गई थी, वो बनाई गई थी, और उसके चेयरपर्सन कौन थे, उसके चेयरपर्सन थे लॉर्ड मैक्यूले, ठीक है। इन्हीं का शासन था और यही लोग हमारे कोड्स भी प्रिपेयर कर रहे थे जो आज तक हम लोग फॉलो करते हैं अपने लीगल सिस्टम में, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरपर्सन लॉर्ड मैक्यूले। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स किए, अपनी चीज़ें रखी, एक साइड ने अपनी बातें रखी, दूसरी साइड ने अपनी बातें रखी, तर्क वितर्क हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना। वैसे ही ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसके लिए, आईपीसी के लिए, जिसके हेड थे कौन, लॉर्ड मैक्यूले, ओके। तो ये आ गई दोनों चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन आप कर लें, प्रिलिमिनरी में दोनों क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ओके। नाउ मूविंग ऑन, अब मैं बात करूंगी टाइप्स ऑफ लॉज की, टाइप्स ऑफ लॉज, ठीक है। अब इसके होते हैं 2 पर्सपेक्टिव। पहला पर्सपेक्टिव हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीच। रीच क्या है इसकी, ये कितने लोगों के खिलाफ मुझे अवेलेबल है, उस बेसिस पे इसकी 2 टाइप्स बनती हैं, ठीक है। पहला टाइप आ गया पब्लिक लॉ, दूसरा टाइप आ गया प्राइवेट लॉ। ये साथ साथ आप नोट डाउन करते जाएं। पहला टाइप आ गया पब्लिक लॉ, दूसरा टाइप आ गया प्राइवेट लॉ। अब पब्लिक लॉ जो है ये पब्लिक राइट्स से डील करता है, पब्लिक राइट्स से ये डील करता है, यानी कि इसमें पब्लिक राइट्स इन्वॉल्व हैं, पब्लिक राइट्स इन्वॉल्व। अब पब्लिक राइट्स क्या हो गया, वो राइट्स होते हैं पब्लिक राइट्स जो मुझे हर एक इंसान के खिलाफ अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, नो वन कैन मर्डर मी, ठीक है, नो वन कैन मर्डर मी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर पहले भी लिखा हुआ है, नो वन कैन मर्डर मी, ओके। तो कोई भी मेरा खून नहीं कर सकता, कोई भी मेरे से कुछ चुरा नहीं सकता। ये किसके खिलाफ राइट्स अवेलेबल हैं, आप सबके खिलाफ, ठीक है। आप मुझसे कुछ चुरा नहीं सकते, ठीक है। तो ये आ गया आपका पब्लिक राइट, पब्लिक के अगेंस्ट ये राइट मेरे पास अवेलेबल हैं। इसी के साथ ऑन द कॉन्ट्ररी
प्राइवेट लॉ की अगर हम बात करें तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं क्या, इसमें इन्वॉल्व होते हैं प्राइवेट राइट्स, ठीक है, प्राइवेट राइट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की आप बात करो, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इन्हीं को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे हम, पब्लिक एंड प्राइवेट राइट को ही हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं पब्लिक लॉ की बात करूं तो पब्लिक लॉ में क्या इन्वॉल्व था, पब्लिक राइट इन्वॉल्व था। पब्लिक राइट को जो क्या बोलते हैं, लैटिन में इसे इसके लिए क्या टर्म है, टर्मिनोलॉजी क्या यूज होती है, राइट्स इन रेम यूज होता है, ये लैटिन भाषा की टर्मिनोलॉजी है। अब इसकी मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन करूं, राइट्स इन रेम की इंग्लिश ट्रांसलेशन करूं तो वो क्या है, राइट्स अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड, क्या है, राइट्स अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड, ओके। और जैसे कि क्या है ये, इसकी एग्जांपल आ गई, द इंडियन पिनल कोड, द इंडियन पिनल कोड इट्सेल्फ। अब इसमें सब डेफिनेशंस हमें दी हुई हैं, मर्डर क्या है, थेफ्ट क्या है, डिकॉइटी क्या है, रॉबरी क्या है, एक्सटॉर्शन क्या है, सब कुछ हमें आईपीसी में दिया है, प्लस इनकी पनिशमेंट्स भी हमें आईपीसी में मिली हैं, काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन्स के रिलेटेड, इलेक्शंस के रिलेटेड, पब्लिक सर्वेंट्स, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, सब कुछ, सब जितने भी ऑफेंसेस इंडियन लीगल सिस्टम रिकग्नाइज करता है उसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी है। जो जनरली रिकग्नाइज करता है उसकी डेफिनेशंस कहाँ पे दी हुई हैं, आईपीसी में। और ये क्या बताता है, ऐसे ऑफेंसेस के बारे में बताता है, ऐसे हमारे राइट्स के बारे में बताता है जो जनरल पब्लिक के अगेंस्ट हमारे पास अवेलेबल है, ओके। अब ऐसे ही मैं बात करूं प्राइवेट राइट्स की, तो प्राइवेट राइट्स के लिए लैटिन टर्मिनोलॉजी क्या अवेलेबल है, राइट्स इन पर्सोनम, ठीक है। राइट्स इन पर्सोनम की मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन करूं तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बनती है राइट्स अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है। अब इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे एक प्राइवेट लॉ है और कैसे इसमें राइट अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल मेरे पास अवेलेबल है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपके साथ कोई अग्रीमेंट की, लेट्स से मैंने कहा मैं आपको अपनी कार सेल कर दूंगी 1 लाख रुपए में, ठीक है। तो आप भी मान गए, ठीक है 1 लाख रुपए में मैं आपसे आपकी कार खरीद लूंगी। तो बात क्या हुई, ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस सेट हमने कर ली, ठीक है। इस डेट से पहले पहले आप डिलीवरी दे देंगे कार की, इस डेट से पहले पहले आप फुल पेमेंट कर देंगे, इतनी देर पहले आप एडवांस पेमेंट करेंगे, रेस्ट ऑफ आप किसी और डेट पे करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी। अब इसमें से किसी एक टर्म एंड कंडीशन का ब्रीच हो गया, मैंने कुछ पूरा नहीं किया, मैंने जो भी टाइम, फॉर एग्जांपल 15 अक्टूबर था टाइम, उस दिन मैंने आपको डिलीवरी देनी थी कार की, मैंने नहीं दी, मैंने ब्रीच कर दी टर्म्स एंड कंडीशन को, ठीक। तो टर्म्स एंड कंडीशन को मैंने ब्रीच कर दिया तो क्या होगा, मेरी लायबिलिटी बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी आपके लिए, आपके फेवर में वो लायबिलिटी बनेगी और आप क्या कर सकते हैं, मेरे से कुछ मांग सकते हैं। अब मेरे से आप क्लेम कर सकते हैं, मेरे खिलाफ आप कोर्ट में स्यू कर सकते हैं, मुझे कह सकते हैं कि इसने ये कहा था, मुझसे वादा किया था और इसने ये वादा नहीं निभाया, इसने वादा तोड़ दिया जिसके कारण मुझे कोई नुकसान हुआ है। तो क्या कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें, 2 इंडिविजुअल्स हियर, ठीक है, 2 प्राइवेट इंडिविजुअल्स, यू एंड मी, ओके, 2 प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व हियर। तो ये आ गया आपका प्राइवेट लॉज की डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल। राइट्स इन रेम एंड राइट्स इन पर्सोनम आपको क्लियर हो गया होगा, ये आप चार्ट नोट डाउन कर लें, ओके। तो अब मैं आगे चलती हूँ, मैं सेकंड पर्सपेक्टिव की ओर। सेकंड पर्सपेक्टिव किस चीज़ का, ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज। पहला पर्सपेक्टिव था ऑन द बेसिस ऑफ रीच, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रीच हमें पता चला पब्लिक लॉ है और प्राइवेट लॉ है, ठीक है। अब ये पर्सपेक्टिव क्या आ जाएगा, सेकंड पर्सपेक्टिव यहाँ पर आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, ठीक है, कि ये लॉज कंटेंट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकंड पर्सपेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, ये लॉज कंटेंट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। इस बेसिस पे फर्दर 2 क्लासिफिकेशंस है लॉ की। फर्स्ट इज द सब्सटेंटिव लॉ, सेकंड इज द प्रोसीजरल लॉ, ओके। अब सब्सटेंटिव लॉज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, डेफिनेशंस, पनिशमेंट्स, राइट्स एंड लायबिलिटीज। इनके कंटेंट में क्या है, सब्सटेंटिव लॉ के कंटेंट में क्या है, डेफिनेशंस, पनिशमेंट्स, राइट्स, लायबिलिटीज। डेफिनेशंस, टेक द केस ऑफ आईपीसी अगेन, आईपीसी एक एग्जांपल है सब्सटेंटिव लॉज की।
तो इसी की हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसको फर्दर एक्सपैंड करते हैं। आईपीसी में क्या क्या हैं? डेफिनेशंस हैं, पनिशमेंट्स ले डाउन की हुई हैं, थेफ्ट किया तो कितनी मैक्सिमम है, पनिशमेंट्स की जो फॉर्म होती है, टाइप होती है, ड्यूरेशन होती है, एक टाइप की मिलनी है, 2 टाइप की मिलनी है, वो सारा इसमें दिया होता है सब्सटेंटिव लॉज में, और वो आईपीसी में दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट है, पहले तो इन्होंने थेफ्ट को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, उसके बाद थेफ्ट की पनिशमेंट भी ले डाउन की हुई है, मैक्सिमम आई गेस 3 इयर्स है, यस 3 इयर्स मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट। अब इसमें हमें पता चल गया थेफ्ट होता क्या है, कि मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी की कंसेंट के बगैर उसके पास से आपने उठा लिया, ठीक है, तो उसे आप बोलते हैं थेफ्ट। में बहुत ही जेनरिक सी आपको डेफिनेशन इसकी बता रही हूँ थेफ्ट की, और साथ में इसका उन्होंने क्या बता दिया कि 3 इयर्स की मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें अवेलेबल हो सकती है। तो क्या पता चल गया हमें? 3 इयर्स की मैक्सिमम पनिशमेंट। अब अगर मैं पनिशमेंट की बात करूं तो पनिशमेंट की फर्दर फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि इम्प्रिजनमेंट। अब इम्प्रिजनमेंट की भी फर्दर फॉर्म होती है सिंपल और राइगरस, वो भी बताएगा आईपीसी। अब साथ में फाइन देना है या नहीं देना है, और इम्प्रिजनमेंट और फाइन होगा, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन होगा, तो वो सब कुछ डिटेल में आपको आईपीसी में मिल जाएगा, ठीक है। तो किससे आप क्या क्लेम कर सकते हैं, कोई आपसे क्या क्लेम कर सकता है, ये सब आपको आईपीसी में मिलेगा। एज आईपीसी एज अ सब्सटेंटिव लॉ उसमें आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है? इट लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ का ये प्रोसीजर ले डाउन करता है, ओके। सब्सटेंटिव लॉ का ये प्रोसीजर ले डाउन करता है। अब मैं दोनों को कंपेयर करूं तो एक रिलेशनशिप बताना चाहती हूं मैं आपको इन दोनों के बीच में, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ के बीच में एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप ये है इंटरडिपेंडेंस का रिलेशनशिप। इंटरडिपेंडेंस का रिलेशनशिप, इंटरडिपेंडेंस का रिलेशनशिप। हाउ? सोचो कि हमारे पास सिर्फ सब्सटेंटिव लॉ अवेलेबल है, हमारे पास सिर्फ आईपीसी अवेलेबल है। आईपीसी अवेलेबल है तो अब मुझे पता है यार किसी का मर्डर हो गया, ठीक है, किसी ने चोरी कर ली, किसी ने मेरे 1000 रुपये चुरा लिए, मेरे को पता है। अब मुझे ये भी पता है कि यार इन्होंने तो पनिशमेंट भी स्पेसिफाई कर दी है, कितनी? मैक्सिमम 3 इयर्स या अप टू 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट। तो ये मुझे पता चल गया। अब आगे क्या करूं? आगे क्या करना है वो तो आईपीसी ने बताया नहीं, तो अब क्या करूंगी मैं? ये तो वेस्ट हो गया, ठीक है, आईपीसी वेस्ट हो गया। वेस्ट करने देंगे क्या हम आईपीसी को? नहीं ना। तो इसीलिए क्या आया अपना सीआरपीसी। सीआरपीसी क्या है? सीआरपीसी द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आईपीसी का क्या है? प्रोसीजरल लॉ है। अब इसमें सब प्रोसीजर दिया हुआ है कि एफआईआर दर्ज कराना है, पुलिस के पास जाना है, पुलिस समन भेजेगी, ये होगा वो होगा, पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी, आई एम सॉरी समन नहीं भेजेगी, पुलिस पहले इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेगी, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो अरेस्ट कर सकती है एंड ऑल, फिर अगर मैजिस्ट्रेट के पास गया फिर समन एंड ऑल वगैरह वाले सारे प्रोसीजर कहाँ पे हैं? सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है। ये बताएगा चोरी हो गई तो अब आगे क्या करना है, ठीक है। इसको कुछ नहीं पता आगे का, इसको बस ये पता था चोरी क्या होती है और पनिशमेंट क्या होती है, ठीक। अब वैसे ही प्रोसीजरल लॉ भी सब्सटेंटिव लॉ के बिना अधूरे हैं। कैसे? अब मुझे पता है मेरे पास तो सीआरपीसी है, सीआरपीसी तो बहुत बड़ा कोड है, ये तो सफिशिएंट होना चाहिए, बट नहीं है सफिशिएंट। कैसे? अब मैं क्या करूं? कुछ हुआ नहीं तो मैं समन्स किसको भेजूं? मैं अरेस्ट किसको करूं? मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ है, ठीक है, कुछ होना भी तो चाहिए उसके लिए। चोरी होगी तो मैं किसी को अरेस्ट करवाऊंगी, एफआईआर दर्ज कराऊंगी, कुछ हुआ ही नहीं, मुझे पता ही नहीं डेफिनेशन में क्या फॉल कर रहा है, मैं डायरेक्ट किसी को समन भेज दूं, वारंट भेज दूं, वारंट निकाल दूं उसके खिलाफ, उसे अरेस्ट कर दूं, सर्च करूं उसके घर में, कैसे? नहीं पॉसिबल। तो ना ये इसके बिना कंप्लीट, ना ये इसके बिना कंप्लीट, दोनों इनकम्प्लीट हैं। तो इसलिए इंटरडिपेंडेंस का रिलेशनशिप होता है सब्सटेंटिव लॉज एंड प्रोसीजरल लॉज के बीच में। आईपीसी की अगर मैं बात करूं तो आईपीसी का प्रोसीजरल लॉ क्या है? सीआरपीसी द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ऐसे ही अगर आप सिविल लॉ की बात करेंगे तो सिविल लॉ का प्रोसीजरल कोड क्या होता है? द सिविल प्रोसीजर कोड। नाउ मूविंग ऑन में आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करना चाहती हूँ। क्राइम एंड ऑफेंस
एज कॉन्सेप्ट की बात करना चाहती हूँ। मैं अभी ऑफेंस की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आईपीसी में नहीं जा रही, वो बताने के लिए मैं कह देती हूँ आपको सेक्शन 40 आईपीसी में ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई है, लेकिन अभी मैं उस स्पेसिफिक डेफिनेशन पे नहीं जा रही, बस एज कॉन्सेप्ट्स में बात कर रही हूँ। क्राइम की अगर हम बात करें तो क्राइम क्या है, एक जनरल और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ये जनरल लिखा है मैंने, हैंडराइटिंग काफ़ी ख़राब है मेरी, तो जनरल एंड ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, इसलिए पढ़ के बताना पड़ रहा है मुझे। जनरल एंड ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, क्राइम क्या है, जनरल एंड ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। वैसे ही ऑफेंस क्या है, नैरोअर एंड पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, नैरोअर एंड पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। इससे पता क्या चल रहा है, क्राइम बड़ा है, ऑफेंस थोड़ा छोटा है, स्पेसिफिक नेचर का है। क्राइम की अगर मैं बात करूं, चलते फिरते हम लोग बात करते हैं यार उसने क्राइम कर दिया, उसने ये क्राइम कर दिया, उसने ये गलत कर दिया, उसने वो गलत कर दिया। तो क्या पता वो लॉ आईपीसी या फिर कोई और स्पेशल लॉ उसे एज ऑफेंस रिकॉग्नाइज करता है या नहीं, क्या वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड ऑफेंस या लीगली रिकॉग्नाइज्ड क्राइम अगर मैं ऑफेंस को कहूँ, क्या वो उस डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, तो ये तो हमें नहीं पता। चलते फिरते तो हम 100 क्राइम बना देते हैं, लेकिन क्या लॉ उसे एज क्राइम या फिर एज ऑफेंस रिकॉग्नाइज कर रहा है, वो अलग बात है। ठीक है, तो इससे हमें इन दोनों का रिलेशनशिप पता चल रहा है। ऑफेंस, क्राइम एंड ऑफेंस का रिलेशनशिप पता चल रहा है कि क्राइम बड़ा है, क्राइम में ऑफेंस क्या है, इंक्लूडेड है। तो क्राइम क्या बना, क्राइम एक जीनस है, क्राइम जीनस है, ऑफेंस उसकी स्पीशी है। ओके, ऑफेंस उसकी स्पीशी है। नाउ ये जो रिलेशनशिप है, ये डायग्रामेटिकल जो रिलेशनशिप है, यहाँ से जो इनका दोनों क्राइम एंड ऑफेंस का रिलेशनशिप एक सेंटेंस में सम अप हो सकता है। ये सेंटेंस ज़रूर लिखें आप, मैं बोलती हूँ, डिक्टेट करती हूँ। राइट डाउन, एवरी ऑफेंस इज अ क्राइम बट एवरी क्राइम इज नॉट एन ऑफेंस। एवरी ऑफेंस इज अ क्राइम बट एवरी क्राइम इज नॉट एन ऑफेंस। ओके, ठीक है, ये नोट डाउन आप कर लें। इससे क्या होगा, क्राइम एंड ऑफेंस का आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक ही सेंटेंस में क्लियर हो जाएगा। वेरी इजी बट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब ऑफेंस की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, ऑफेंसेस क्या होते हैं। ऑफेंसेस वो होते हैं जिसे लॉ रिकॉग्नाइज करता है एज रॉन्ग। लॉ कहता है कि भाई ये गलत है, तभी वो ऑफेंस बनेगा और तभी उसकी पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, क्राइम कुछ भी हो सकता है, वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो इंडिया में ऑफेंस है वहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक है, इंडियन सोसाइटी जिसे क्राइम मान रही है, मैं उसे गलत मान रही हूँ, यार ये गलत हो गया, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं, यूएस वाले नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें वेरी करती हैं। ये काम आएगा आपको सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी में जो कॉन्सेप्ट्स है वहाँ पर पढ़ने के लिए, वहाँ पर काम आ जाएगा रॉन्ग। ठीक है, क्राइम एज अ ब्रॉडर टर्म, एज अ रॉन्ग, सोसाइटल रॉन्ग। बट ये जो ऑफेंस है, ऑफेंस पर्टिकुलर नेचर का है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे आईपीसी है, आईपीसी रिकॉग्नाइज कर रहा है कुछ ऑफेंसेस को, कुछ गलत चीज़ों को, कुछ गलत एक्ट्स या ओमिशंस को आईपीसी क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है। जैसे कि मर्डर। ठीक है, ये इसने मर्डर की डेफिनेशन पूरी बता दी, भाई ये होंगी, ये एक्सेप्शंस के साथ पूरा कुछ इन्होंने बता दिया हुआ है। ठीक है, तो मर्डर है अकॉर्डिंग टू आईपीसी, थेफ्ट है, ठीक है, काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन्स है, ऑफेंसेस अगेंस्ट इलेक्शन है, कंटेम्प्ट है, ये सारे लीगली रिकॉग्नाइज्ड रॉन्ग्स हैं जिन्हें हम ऑफेंसेस बोलते हैं। वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर इसकी आपने छोटी सी डेफिनेशन देनी है, लीगली रिकॉग्नाइज्ड रॉन्ग्स, लीगली रिकॉग्नाइज्ड रॉन्ग्स आ गया ऑफेंसेस। ओके, नाउ आगे चलते हैं। आगे आ गई आपकी रॉन्ग्स। मैं एज अ जनरल कॉन्सेप्ट रॉन्ग्स की बात करने जा रही हूँ। अब रॉन्ग्स भी दो किस्म के होते हैं। लीगल रॉन्ग तो मैंने आपको बता दिया, ऑफेंस को बोलते हैं लीगल रॉन्ग, या फिर रॉन्ग्स रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, उसे कहते हैं ऑफेंस। अब मैं एज अ जनरल कॉन्सेप्ट रॉन्ग्स की बात करूँ तो रॉन्ग्स क्या हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं। नॉर्मल सी अगर मैं इसकी ट्रांसलेशन करूँ, रॉन्ग्स क्या हैं, गलत, कुछ गलत करना या कुछ सही ना करना जो मुझसे एक्सपेक्ट किया गया था करने के लिए। ओके, तो रॉन्ग्स की दो टाइप्स आ गई, एक तो आ गया भाई लीगल रॉन्ग, दूसरा आ गया आपका मोरल रॉन्ग। ठीक है, लीगल रॉन्ग की बात करूं तो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। ठीक है, ये क्या है, रिकॉग्नाइज, ऐसा रॉन्ग जो लॉ रिकॉग्नाइज करता है,
और दूसरे आ गए आपके मोरल रॉन्ग्स। मोरल रॉन्ग्स कौन से हैं? रॉन्ग्स रिकॉग्नाइज्ड बाय मोरालिटी। अब मोरालिटी वेरी करती है जगह जगह के हिसाब से, ठीक है। जो यहाँ पर गलत है, क्या पता वो बाहर किसी बाहरी देश में जो ज़्यादा मॉडर्न हो चुका हुआ है अपनी सोच के लिए, ज़्यादा ब्रॉड सोच रख रहा है, शायद वो उसके लिए इमोरल ना हो, हमारे लिए ये मॉरल है, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, अब मोरालिटी की ही सिंपली मैं जनरल कॉनोटेशन में बात कर रही हूँ। ड्रेसअप, हम लोगों का मॉडर्न ड्रेसअप नहीं है। मॉडर्न इन द सेंस वेस्टर्न क्लोथ आज भी हम लोग उतना नहीं पहनते, सब नहीं पहनते, काफ़ी लोग पहनते भी हैं लेकिन सब लोग नहीं पहनते। आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ जा रहे हैं। बट यूएस में इट इज़ कॉमन, इट इज़ ओके, ठीक है। उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता कोई क्या कपड़े पहन रहा है, ठीक है। तो ये होती है मोरालिटी। मोरालिटी यहाँ से वेरी करती है, ओके। तो मोरालिटी की मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। पर्सपेक्टिव एक ही रहेगा, सिचुएशन नहीं, सॉरी, पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो जाएगा लेकिन सिचुएशन सेम रहेगी। तो उससे क्या लीगल रॉन्ग भी बन जाएगा और उससे मोरल रॉन्ग भी बन जाएगा। एक ही एग्जाम्पल से दोनों सेटल हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए पहले मोरल रॉन्ग के एस्पेक्ट में। ड्राउनिंग के एग्जाम्पल ले रही हूँ। मैंने देखा, मैं रिवर साइड से जा रही थी और मैंने देखा कि एक पर्सन डूब रहा है, मैंने उसे नहीं बचाया, ठीक है। मुझे स्विमिंग भी आती थी, पूरी प्रॉपर लाइफ स्किल है, सब कुछ आता है, बचा भी सकती थी, पानी इतना गहरा भी नहीं था, मैं जा सकती थी बिना किसी रिस्क उठाए, लेकिन मैंने उसे नहीं बचाया। तो अब क्या करें? अब क्या होगा? अब क्या लॉ मेरे खिलाफ एक्शन ले सकता है? नहीं ले सकता। देखने को तो ये बहुत गलत है, ठीक है। मैं गिल्ट ट्रिप पे ज़रूर जा सकती हूँ, बोलूँ, सोचती रहूँगी मन में यार मैंने गलत कर दिया, मैंने उसे क्यों नहीं बचाया, लेकिन लॉ मुझे कुछ नहीं कहेगा क्योंकि ये लीगली रिकग्नाइज्ड रॉन्ग नहीं है, ये मोरल रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्शियंस। हमारा ज़मीर कहता है कि ये गलत है, बट लॉ नहीं कहता ये गलत है। लॉ ने बोला कि तुम्हारी थोड़ी ना ड्यूटी थी इसको बचाने की, अगर ड्यूटी होती तब बात अलग होती। अभी मैंने ड्यूटी की बात कर ली है तो चलते हैं दूसरी ऐसी सिमिलर एग्जाम्पल पे। ड्राउनिंग एग्जाम्पल को ही लो। एक होटल है, होटल में स्विमिंग पूल है, ठीक है। स्विमिंग पूल में एक पर्सन डूब रहा है, वहाँ का एक गेस्ट था होटल का, वो डूब रहा है। साथ में स्विमिंग पूल का लाइफ गार्ड भी वहाँ पर बैठा हुआ है। उसने देखा वो पर्सन डूब रहा है बट उसने ध्यान नहीं दिया, उसने बोला छोड़ो, ऐसे ही नेग्लिजेंट रहा वो, उसने ध्यान नहीं दिया और वो पर्सन डूब गया और वो बचाने से चूक गया। तो अब ये क्या है? ये बनेगा ना ऑफेंस, ठीक है। यहाँ पर सिचुएशन सेम है लेकिन पर्सपेक्टिव बदल गया। पर्सपेक्टिव कैसे बदल गया? क्योंकि वो जो लाइफ गार्ड था उसकी एम्प्लॉयमेंट ही यही थी, उसे एम्प्लॉय ही इसी चीज़ के लिए किया गया था कि तुमने देखना है कि कोई डूब तो नहीं रहा, और अगर कोई डूब रहा है तो उसे तुमने बचाना है। लेकिन तुम क्या कर गए? तुम चूक गए अपने ड्यूटी निभाने से। ड्यूटी इसने अपनी फुलफिल नहीं की लाइफ गार्ड ने। तो यहाँ पे क्या होगा? सिचुएशन सेम, पर्सपेक्टिव चेंज एंड नेचर ऑफ रॉन्ग चेंज। ये जो पहले मोरल रॉन्ग था, दूसरी सिचुएशन में ये क्या बन गया? लीगल रॉन्ग बन गया एक और दूसरी सिचुएशन में, ठीक है। तो ये फ़र्क पड़ता है इसमें, रॉन्ग्स में, रॉन्ग्स की इन टाइप्स का और किस पर्सपेक्टिव में ये हो रही हैं, इसका ये फ़र्क पड़ता है। अब क्या हुआ? ये लीगल रॉन्ग बना तो इसकी लायबिलिटी भी तो बन गई ना, इसको होगी जेल, जो भी सज़ा इसको मिलनी है। नेग्लिजेंट एक्ट है, अपनी ड्यूटी नहीं की है, जो इसे एक्सपेक्ट किया गया था वो इसने नहीं किया है, तो क्या होगा? अब इसको सज़ा मिलेगी। ये आ गई रॉन्ग्स की डेफिनेशन, रॉन्ग्स की टाइप्स और उनकी कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, नाउ हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो आगे मैं अब बात करने वाली हूँ, फर्दर रॉन्ग्स की ही बात करने वाली हूँ। अब जो लीगल रॉन्ग है ना, लीगल रॉन्ग स्पेसिफिकली इसकी बात करने वाली हूँ। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ टाइप्स हैं, इनकी बात करने वाली हूँ। पहला तो आ गया आपका एक्ट, और दूसरा आ गया आपका क्या? ओमिशन आ गया आपका दूसरा, ठीक है, ओमिशन। अब एक्ट क्या है? डूइंग समथिंग, मैंने कुछ किया, मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने किसी का मर्डर कर दिया। आई मर्डर्ड समवन, हाउ? बाय सम एक्ट, बाय स्टैबिंग, लेट्स से बाय स्टैबिंग, मैंने किसी पर्सन को स्टैब किया, बार बार मैंने उसको क्या किया? नाइफ से स्टैब किया। तो ये क्या था? एक्ट था, मैं उसे बार बार मार रही थी। ओके, तो एक्ट है।
मैंने फिजिकली कुछ किया। दूसरा आ गया ओमिशन। ओमिशन में क्या होता है, ओमिशन में यू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विच यू वर एक्सपेक्टेड टू डू। ठीक है, यू रिफ्रेन, ठीक है, जो करना था, जो आपसे एक्सपेक्ट किया गया था वो आपने किया ही नहीं, आप सोए रहे। ठीक है, उसकी वजह से किसी को नुकसान हो गया तो वो भी लीगल रॉन्ग का एक टाइप है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अब ये मर्डर की मैंने तो आपको एग्जाम्पल दे दी, क्वाइट सिंपल, मोस्टली एक्ट्स वाले ही ऑफेंसेस होते हैं। लेकिन ओमिशन का मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक जेल गार्ड है, प्रिजन गार्ड है, ठीक है, उसकी ड्यूटी थी कि उसने टाइम टू टाइम सभी प्रिजनर्स को खाना देना था, सैनिटेशन वगैरह का उनका ध्यान रखना था। लेकिन इसने क्या किया, प्रिजन गार्ड ने क्या किया, ये नेग्लिजेंट रहा, प्रिजन गार्ड नेग्लिजेंट रहा, थोड़ा सोया रहा। इसने बोला छोड़ो मैं अपनी रेस्ट कर लेता हूँ और इसको रहने देती हूँ, आज खाना नहीं देते, एक दिन भूखे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो अब क्या हुआ, काफ़ी सारे प्रिजनर्स थे, उसमें से एक प्रिजनर बेचारा वीक था, थोड़ा वो वीक था, सुबह भी वो भूखा रहा, दिन को भी भूखा रहा, रात को भी भूखा रहा। क्या हुआ, डेथ हो गई उसकी स्टारवेशन से। ठीक है, डेथ हो गई उसकी किससे, स्टारवेशन से, डेथ बाय स्टारवेशन। अब इसमें इसने क्या किया, प्रिजन गार्ड ने क्या किया, अपनी जो ड्यूटी थी इसकी टाइम टू टाइम सबको खाना देना, वो ड्यूटी इसने ओमिट कर दी, वो उसने नहीं किया। ही वॉज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग फूड बट ही रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सो। ठीक है, जिसकी वजह से किसी के साथ गलत हो गया, किसी की डेथ बाय स्टारवेशन हो गई। तो क्या हुआ, लीगल रॉन्ग ही कमिट हुआ बट बाय वे ऑफ ओमिशन। तो लीगल रॉन्ग करने के दो तरीके हैं, पहला एक्ट और दूसरा ओमिशन। यहाँ पे क्या हुआ, बाय एक्ट किसी का मर्डर कर दिया और यहाँ पे बाय ओमिशन किसी की डेथ का आप कॉज बन गए। तो ये दोनों में फ़र्क है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे फर्दर मैं बात करूँगी डिटेल में, फर्दर मैं बात करूँगी कंपोनेंट्स ऑफ ऑफेंस, कंपोनेंट्स ऑफ ऑफेंस की मैं बात करूँगी, कंपोनेंट्स ऑफ ऑफेंस। ओके, अब इसके मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्टस रियस एंड मेंस रिया। क्या होते हैं ये, एक्टस रियस एंड मेंस रिया क्या होते हैं। एक्टस रियस हो गया फिजिकल एलिमेंट, ये क्या हो गया, ये आ गया मेंटल एलिमेंट। बट किस चीज़ का मेंटल एलिमेंट है ये आ गया फिजिकल एलिमेंट बिहाइंड ऑफेंस। सॉरी, मैं भी इसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर रही थी लेकिन ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। फिजिकल एलिमेंट बिहाइंड ऑफेंस, ये आ गया आपका मेंटल एलिमेंट बिहाइंड ऑफेंस। ठीक है, मेंटल एलिमेंट बिहाइंड ऑफेंस। अब जो ऑफेंस के ये कंपोनेंट्स हैं, मतलब दे बोथ मस्ट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली मतलब प्लस। ठीक है, ये मैंने प्लस का साइन बना दिया बीच में, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, फिर क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका ऑफेंस बन जाएगा। ठीक है, मेंटल एलिमेंट एंड ये फिजिकल एलिमेंट एंड मेंटल एलिमेंट। ठीक है, इसमें क्या आ गया, फिजिकल एलिमेंट है, वी नो वेरी वेल, फिजिकल एक्ट। ठीक है, जैसे कि पिछली एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, स्टैब किया मैंने, ठीक है, बंदे को स्टैब किया और उसका मर्डर कर दिया, तो वो फिजिकल एक्ट था। ठीक है, यहाँ पर आ गया मेंस रिया में मेंटल एलिमेंट, यानी कि मेंटल एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये आ गया गिल्टी इंटेंशन आ गया। ये कैसे, अब मैंने उसका मर्डर किया लेकिन इंटेंट क्या था मेरा, रिवेंज लेना, मुझे उस पर्सन से बहुत नफरत थी बड़ी देर से, उसने मेरे साथ कुछ गलत किया हुआ था तो मैंने उससे रिवेंज लिया, वेंजफुल फीलिंग थी मेरे अंदर। तो क्या थी वो, मेरे दिमाग में गलत था, कुछ गिल्टी इंटेंशन चल रही थी जिसके तहत मैंने ये फिजिकल एक्ट कमिट किया। तो दोनों इकट्ठे थे। ठीक है, मैं उसको मारना चाहती थी और मैंने उसको मार दिया, दोनों इकट्ठे थे, तो मेरा ऑफेंस क्या बन गया, मर्डर का ऑफेंस बन गया। ठीक है, तो दोनों का एक साथ होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, लेकिन दोनों में ना कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, दोनों में कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अगर मैं एक्टस रियस की बात करूं
तो इसमें जो हमारी सेक्शन 76 to 106 ऑफ आईपीसी इटसेल्फ, तो ये एक्सेप्शन आ जाएंगी एक्टस रियस की। कैसे इस चैप्टर की अगर आप बात करेंगे तो इस चैप्टर की हेडिंग क्या है? जनरल एक्सेप्शंस। ठीक है, जनरल एक्सेप्शंस इस चैप्टर की हेडिंग है। अब इसमें आप देखोगे ये सेक्शंस ऐसी वारदातों से डील करती है जिसमें किसी ने कुछ गलत एक्ट तो किया है, मतलब एक्टस रियस है, कुछ हुआ है, किसी को मार दिया, किसी को कुछ कर दिया, शूट कर दिया, लेकिन वहाँ पर ये बंदा बच जाता है। कैसे? तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं एक्टस रियस और मेंस-रिया वाले केस की। यहाँ पर ऐसा है कि एक्टस रियस होगा, लेकिन एक्टस रियस होने के बावजूद भी इंटेंशन भी है, इसको पता है, इस पर्सन को पता होगा कि मैंने इसको मार दिया, ठीक है, और वो मारेगा भी, लेकिन तब भी वो बच जाएगा। हाउ? क्योंकि कुछ मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी आर्म्ड फोर्सेस की आप बात करें, कोई मॉब है, वायलेंट सा मॉब है, किसी और आर्म्ड पर्सनल के सीनियर ने उसे ऑर्डर दे दिया कि ओपन फायर कर दो, मॉब पे शूट कर दो। ठीक है, अब जब ओपन फायर कर रहे हैं आप एक मॉब पे, उसको क्या लगेगी? किसी को भी गोली लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, किसी की भी डेथ भी हो सकती है। हो गई किसी पर्सन की डेथ, अब आगे क्या वो आर्म्ड पर्सनल लायबल होगा? वो नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने अपने सीनियर की डायरेक्शंस के अंडर एक्ट किया है। ठीक है, या तो वो बाउंड बाय लॉ था एज पर सेक्शन 76, या वो जस्टिफाइड बाय लॉ था एज पर सेक्शन 79 ऑफ द आईपीसी। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शंस हैं। उसके अलावा जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, कोई हमें मारने के लिए आता है, बदले में हम भी उसको मारते हैं, और जो हमारा अटैकर है, जो असेलेंट है, अगर उसकी मौत हो जाती है तो वी आर नॉट लायबल, क्योंकि पहले वो आया था मारने के लिए, मैंने पंगा नहीं लिया था। ठीक है, मैं अपने आप को बचा रही थी, आई एक्टेड इन सेल्फ डिफेंस, इन प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, तो मैं बच जाऊंगी। ठीक है, एक्टस रियस भी है, इंटेंशन भी है, मेरे को पता है कि मैं मार रही हूँ, मर जाएगा बंदा, लेकिन फिर भी क्या हो गया? मैं बच गई, क्योंकि मैं अपने आप को बचा रही थी। ठीक है, आई वॉज सेन, आई न्यू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई एक्ट, बट आई एम एग्जेम्प्टेड बिकॉज ऑफ द रीजन्स। ओके, तो ये आ गई एक्टस रियस होते हुए भी आपको सज़ा ना मिलना की एग्जाम्पल्स। अब ऐसे ही मेंस-रिया की अगर मैं बात करूं, मेंस-रिया यहाँ पर एसेंशियल माना गया है एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस ले लो आप, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस ले लिया आपने। ठीक है, ये MC मेहता वगैरह वाले भी जो केसेस हैं इसमें फॉल कर जाते हैं, वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का अगर मैं केस लूँ तो ये ऐसे केसेस होते हैं जिसमें गिल्टी इंटेंशन नहीं देखता आपकी लॉ। ठीक है, लॉ नहीं देखेगा कि तुम्हारी इंटेंशन थी भी या नहीं थी। ठीक, तो इन केसेस में आपको सज़ा मिलनी ही मिलनी है। आपसे कुछ ये ना इसके बिल्कुल अपोजिट है, ये जो 76 to 106 है उसकी बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे आपकी इंटेंशन नहीं थी गंदी, लेकिन आपसे एक गलती हो गई, बाय चांस ऐसा हो गया, और लॉ आपको क्या करेगा? कसूरवार ठहराएगा और आपको सज़ा देगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, हमारा एट प्रेजेंट जो सेडिशन लॉ है थोड़ा स्ट्रिक्ट नेचर का है, तो मैं उसी को ले रही हूँ। अभी इसमें चेंजेस लाने की बातें चल रही हैं पार्लियामेंट में, बट चेंजेस अभी आई नहीं हैं। तो ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट हो गया। उसके अलावा अगर आप मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स की बात करें, MV एक्सीडेंट्स की बात करें, तो देखो कभी भी कोई इंसान घर से निकलता है, अपनी गाड़ी चलाता है, बाइक चलाता है, वो ये थोड़ी ना सोचता कि आज मैं किसी को जाके ठोक दूंगा। ठीक है, वो ये नहीं सोचता। कोई भी इंसान जब बाइक या कार चलाता है वो ये नहीं सोचता कि मैं आज किसी को ठोकूंगा। ठीक है, तो अब अगर गलती से किसी से एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या करते हैं फिर? लॉ उनको कसूरवार ठहराता है। कैसे? MV एक्ट के अंदर उसे देनी पड़ती है कॉम्पनसेशन। ठीक है, अब कभी भी आप मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल में जाओगे तो वहाँ पे एक्सीडेंट केसेस भरे पड़े हैं, कॉम्पनसेशन दे रहे जिसने एक्सीडेंट कॉज किया है, चाहे वो अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वगैरह वो बात की है, बट लायबल ठहराया गया ड्राइवर को, चाहे वो बाइक राइडर हो या फिर चाहे वो कार का ड्राइवर हो। ड्राइवर भी नहीं, जो व्हीकल का ओनर होता है उसे लायबल ठहराया जाता है। तो क्या केसेस हैं यहाँ पर? इंटेंशन नहीं थी उसकी किसी को मारने की, किसी का एक्सीडेंट कॉज करने की, लेकिन क्या हो गया? उसको लायबल ठहराना पड़ा, क्योंकि ऐसा ही ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केसेस हैं, और यहाँ पर मेंस-रिया ना होते हुए भी इनको कसूरवार माना जाता है। तो ये आ जाते हैं इन दोनों के डिफरेंसेस। सो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।